अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कि ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ज़ियाबीतस है क्या, ये क्या मर्ज़ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको डॉक्टर जावेद इकबाल का इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि डॉक्टर जावेद इकबाल कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से पिछले 16 सालों से वाबस्ता हैं और यहाँ पे ये मरीज़ों को चेक भी करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इसके अलावा जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं और एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में भी ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में भी ये जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और आज हम इंसुलिन वाली ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों से एक सवाल मैंने पूछा था कि क्या इंसुलिन जो है वो मोटापा पैदा कर सकता है या नहीं पैदा कर सकता। तो आज हम इस सवाल का जवाब भी डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन वो हम चचा मियाँ के आने पर जानेंगे। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि इंसुलिन जो है वो उस हवाले से मज़ीद हमें अगर कोई मालूमात वो दे सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हमने इंसुलिन के हवाले से बात की थी जिसमें आपने हमें बताया था कि बीटा सेल्स जो है वो 2 तरह की इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम बेसल एंड बोलस एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो इंसुलिन है ये इसकी कोई इकसाम भी होती हैं, जैसे लिस्प्रो इंसुलिन हो गई, जो है वो रेगुलर इंसुलिन होती है, फिर ग्लार्जीन इंसुलिन होती है। आज हम इस हवाले से आज जो हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है वो इंसुलिन के इकसाम के ऊपर है। पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये लिस्प्रो इंसुलिन क्या होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि इंसुलिन की बुनियादी तौर पे जो बॉडी में प्रोडक्शन है वो बेसल और बोलस स्टेट में होती है। बेसल स्टेट का मतलब है जब आपने कुछ नहीं खाया पिया हुआ और आप रिलैक्स हैं, आप सोए हुए हैं, इस तरह की स्टेट है और खाली पेट हैं। और बेस बोलस उस वक्त होती है जब आपने खाना खा लिया है, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ रहा है, तो नतीजतन जिस्म में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है ताकि उसको नॉर्मल कर सके, उसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं। अब जो बोलस इंसुलिन हैं उसमें 2 किस्म की इंसुलिन है, एक है रेगुलर इंसुलिन और एक लिस्प्रो इंसुलिन है। जो रेगुलर इंसुलिन है अगर हम उस पर गौर करें कि वो कब असर शुरू करती है तो आमतौर पे वो खाने से कोई 30 to 45 मिनट पहले लगानी चाहिए। 1 घंटे बाद उसका एक्शन शुरू हो जाता है और उसके जो काम है उसकी शिद्दत जो है वो 3 घंटे बाद आती है और अगले 3 घंटे वो अपना असर बरकरार रखती है। तो 6 फिर ऐसा उसका असर कम हो जाता है, तो कोई 6 से 8 घंटे का साइकिल पूरा करती है बॉडी के अंदर। और यही वो कन्वेंशनल इंसुलिन थी जो शुरू से इस्तेमाल हो रही है और इसको हम रेगुलर इंसुलिन बड़े और पानी वाली इंसुलिन भी कहते हैं। मरीजों के लिए मैं बता दूं रेगुलर इंसुलिन, इसको हम सादा इंसुलिन या पानी वाली इंसुलिन, क्योंकि इसका कलर पानी की तरह होता है, क्लियर होता है, तो इसलिए हम इसको सादा या रेगुलर और पानी वाली इंसुलिन भी कहते हैं। तो पानी की तरह होती है तो इसलिए पानी वाली इंसुलिन कहते हैं। और इसका असर कितनी देर इसका असर कुछ 6 से 8 घंटे तक रहता है। 6 से 8 घंटे। अच्छा, अब बॉडी में अगर आप बॉडी की फिजियोलॉजी पे गौर करें तो अब ये है कि आप खाना खाते हो, 1 घंटे बाद आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, 3-4 घंटे बाद आपके बॉडी में से ब्लड शुगर लेवल फिर नीचे आना शुरू हो जाती है, उस खाने का असर खत्म हो जाता है। तो अगर हमने इसको मैच करना हो बाहर से दी जाने वाली इंसुलिन को, हमने खाने के साथ मैच करना हो तो हमें कोई ऐसी इंसुलिन लगानी चाहिए जो 15 मिनट में असर शुरू कर दे। आपको पता सुबह दफ्तर जाना होता है, लोगों ने इंसुलिन लगा के 30 to 45 मिनट घर में नहीं बैठ सकते, तो इधर से इंसुलिन लगाए, उधर से वो वॉशरूम में अपना हाथ मुंह अपना धो के वापस आके अपना खाना शुरू कर दाश्त ले लेते हैं, तो इसमें को 15 मिनट का गैप होता है। तो जो लिस्प्रो इंसुलिन है वो इस जरूरत को पूरा करती है। लिस्प्रो जो है वो भी बिल्कुल क्लियर है और उसकी पानी की तरह की शेप है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसका असर जो है 15 मिनट में आना शुरू होता है, जज़ब होना शुरू हो जाती है। 1 घंटे में उसका असर शिद्दत इख्तियार करता है और अगले 1 घंटे उसकी पीक या शिद्दत बरकरार रहती है असर की और 3 घंटे में उसका असर ख़त्म हो जाता है। जो इधर से बॉडी में खाना ख़त्म होता है, उधर से इंसुलिन ख़त्म हो जाती है। अच्छा। अब अगर इसको आप कंपेयर करें रेगुलर इंसुलिन के साथ, उसका असर 6 से 8 घंटे है, जबकि लिस्प्रो का असर कोई 3 घंटे तक रहता है।
अच्छा, लिस्प्रो का 3 घंटे तक है और रेगुलर का जो है वो 8 घंटे तक रहता है। और रेगुलर की जो शिद्दत है वो 3 घंटे बाद आती है, जबकि लिस्प्रो की शिद्दत जो है वो 1 घंटे बाद आ जाती है। तो अगर हम देखें तो बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ या खाने पीने की फिजियोलॉजी के साथ लिस्प्रो इंसुलिन ज़्यादा मैचिंग है। अच्छा। और ये लिस्प्रो कैसे बनाई गई? पहले जो इंसुलिन मौजूद थी उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस साइंसदानों ने की और उसके नतीजे में लिस्प्रो इंसुलिन ईजाद हुई। तो अब लिस्प्रो इंसुलिन भी इस्तेमाल होती है, उसको हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी कहते हैं, और जो दूसरी रेगुलर इंसुलिन है उसको हम जरा शॉर्ट एक्टिंग का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, क्या दोनों इंसुलिन रेगुलर और लिस्प्रो जो है क्या ये एक साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है? एक साथ नहीं इस्तेमाल की जा सकती, क्योंकि लिस्प्रो इंसुलिन थोड़ी सी उसकी एक्सपेंसिव है और बहुत सारे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में वो अफोर्ड नहीं करते। तो हम रूटीन में या रेगुलर इंसुलिन करते हैं, और अगर तो पेशेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखना चाहता है और उसके ऑफिस आवर्स कुछ इस तरह से हैं कि वो लिस्प्रो को प्रेफर करता लेना, तो वो और अफोर्ड भी करता है, तो हम उसको लिस्प्रो तजवीज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों में से एक देनी है, इन दोनों में से कोई एक इन दोनों में से एक देनी है। ठीक है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे कि क्या ये लिस्प्रो और रेगुलर इंसुलिन, क्या इसका ज़ियाबीतस की इकसाम के साथ भी कोई ताल्लुक है? जैसे जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इन दोनों में से कौन सी किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कौन सी इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों ही किस्म के ज़ियाबीतस के जो अफराद हैं दोनों ही किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं? ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। जैसे टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं 20 साल के, 19 साल के और 12 साल के, ये जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, इनको अब आप अगर रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं तो सुबह नाश्ते से पहले लगा के स्कूल चले गए, ठीक है, उसके जो असर की शिद्दत है वो 3 घंटे बाद आएगी। 3 घंटे बाद उनके लिए कंपल्शन है कि कुछ न कुछ खाएंगे, स्नैक्स लेंगे, वरना उनका शुगर लेवल कम हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जिन बच्चों के शुगर लेवल लो हो रहे हो स्कूल में, उनको हम लिस्प्रो प्रेफर करते हैं। ठीक है। वो लिस्प्रो सुबह नाश्ते से पहले लगाते हैं, वो नाश्ता जो ही नाश्ते का असर खत्म होता है इतनी देर में लिस्प्रो का असर भी खत्म हो जाता है। तो जो 3 घंटे बाद को कंपल्शन डली हुई है, एग्जैक्ट 3 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद आपने इतना खाना है, वो कंपल्शन उनकी खत्म हो जाती है। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, और एक बैकग्राउंड में इंसुलिन चल रही होती है जो उनकी नॉर्मल डिमांड्स को बॉडी की पूरी करती रहती है। तो ये वो प्रेफरेंसेस हैं जो कि वो लिस्प्रो जो है वो फिर रिकमेंड की जाती है टाइप 1 डायबिटिक को, जो या लिस्प्रो को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अभी क्योंकि फौरी असर करने वाली है, ज़्यादा तेज़ी से असर करती है, जल्दी असर करती है, तो अब बच्चा है उसने कहा कि अभी मैंने जो है वो पिज़्ज़ा खाना है 2 बजे, तो लिस्प्रो का पेन उसकी जेब में, वहाँ पे उसने अपनी कार्बोहाइड्रेट्स काउंटिंग की और उससे पहले लिस्प्रो लगा ली और उसकी डोजेज अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर ली। इसको हम कहते हैं डोज एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल ईटिंग। अच्छा। बच्चे ने पिज़्ज़ा खाना है तो बच्चा अगर ट्रेंड होएगा नॉर्मल ईटिंग के वाले से डोज एडजस्टमेंट पे ट्रेंड हम कर देते हैं टाइप 1 डायबिटीज को, तो वो उस हिसाब से अपने यूनिट थोड़े बढ़ा लेता है। अब टाइप 2 में आपको पता है ऐसी सिचुएशन नहीं होती। टाइप 2 में बहरहाल बॉडी में भी कुछ ना कुछ इंसुलिन बन रही होती है, तो इस तरह से हर एक जो मील पेशेंट ने लेना है उसके साथ डोज एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है, जबकि इंसुलिन इंडिपेंडेंट में ये जरूरी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि जैसे कुछ इंसुलिन ऐसी हैं जो कि आपको खाने से आधा घंटा पहले लगानी पड़ती हैं, कुछ इंसुलिन ऐसी होती हैं जो कि आप खाना सामने रखें और साथ ही इंसुलिन भी पड़ी हुई है कि खाने के फौरन से इंसुलिन लगाई और साथ ही खाना भी खा लिया। लिस्प्रो इंसुलिन के हवाले से ये बात ठीक है कि आप 15 मिनट का टाइम इतना ही होता है कि आपका खाना तैयार हो और आपने लगाई और 15 मिनट में खाना खा लिया। जो रेगुलर इंसुलिन है उसको 30 से 45 मिनट पहले लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जैसे ह्यूमिलिन 70/30 जो है इंसुलिन, ये किस में आती है? ये लिस्प्रो में आती है या रेगुलर में आती है? इन दोनों में 70/30 का मतलब है कि उसमें 30% रेगुलर इंसुलिन है, ठीक है, 70% जो लंबा असर रखने वाली इंसुलिन है, मतलब कि वो लिस्प्रो है। नहीं, लिस्प्रो नहीं है, लिस्प्रो तो नहीं, लिस्प्रो और रेगुलर में से एक ही आनी है ना। जी जी ठीक है। तो अगर आप लिस्प्रो लेते हैं 30% तो लिस्प्रो होएगी, उसको हम कहेंगे लिस्प्रो हीमोलॉग 70/30, ठीक है, ठीक है।
और अगर हम कहते हैं हिमोलिन 70-30, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 30% रेगुलर है और 70% जरा लंबा असर करने वाली इंसुलिन है, जिस पे हम बात करते हैं। और तो इसको 30 मिनट पहले लगाना चाहिए, हिमोलिन 70-30। ठीक है, मतलब ये कि जो हिमोलिन है इसके अंदर लिस्प्रो या उसमें से कोई ना कोई एक कंपोनेंट है, या रेगुलर का होगा या लिस्प्रो का होगा। अच्छा, इसी तरीके से ऐसी इंसुलिन भी होती है जो कि आपने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि एक होती है जो बिल्कुल पानी की शक्ल की होती है और एक होती है जो जिसको दूध या शक्ल की। ये दोनों इंसुलिन, शायद इसको एन और आर, शायद कुछ ऐसा भी, एग्जैक्टली। तो इसको हम ये क्या, ये लिस्प्रो है या रेगुलर है, या इसमें क्या? ना ये लिस्प्रो है ना ये रेगुलर है, ये और कोई किस्म है? इसको हम कहते हैं एनपीएच इंसुलिन, और वो कौन या सी हम इसको हिमोलिन एन भी कहते हैं। ये दूधिया वाली है। अच्छा, और इसका काम इसका क्या मैं होता जरा है? तफसील में जाता हूँ कि इसका असर कोई शुरू होता है, कोई 3 घंटे बाद ये अपना असर शुरू करती है, ठीक है। 6 घंटे बाद ये अपने असर में शिद्दत इख्तियार कर लेती है और अगले 6 घंटे इसका वो पीक या शिद्दत बरकरार रहती है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपने सुबह लगाई है नाश्ते के साथ एनपीएच, तो कोई उसका जो लंच के ऊपर असर उसका तेज हो चुका होगा, तो लंच को वो कवर कर जाएगी। अच्छा। और रात के खाने तक अगले 6 घंटे में उसका असर रहेगा और फिर उसका असर डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। तो टोटल उसका जो अरसा है काम करने का वो कोई 12 से लेके 16 घंटे तक है। सही। अच्छा, 12 से 16 घंटे। इसका मतलब सुबह लगी है तो फिर शाम को दोबारा लगानी है। बिल्कुल सही, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि एक तो सुबह में लगाते हैं कुछ यूनिट्स और कुछ शाम में लगाते हैं। और इस इंसुलिन को हिमोलिन एन या दूधिया इंसुलिन भी कहते हैं। इसका चूंकि कलर मिल्की होता है तो इसलिए हम इसको दूधिया भी कहते हैं, दूधिया इंसुलिन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक होती है ग्लार्जीन इंसुलिन, ये कौन सी है इंसुलिन? असल में जो 2 इंसुलिन के बारे में आज आप बात कर रही हैं वो बेसिकली एक लिस्प्रो और ग्लार्जीन की जो बात कर रही हैं, इनको हम एनालॉग इंसुलिन भी कहते हैं। अच्छा, एनालॉग इंसुलिन का मतलब ये होता है कि जो पहले इंसुलिन कन्वेंशनल मौजूद थी बाजार में, जिसमें रेगुलर भी थी और एनपीएच यानी आर और एन मौजूद थी, अब आपने इनमें से कुछ तब्दीलियां करके इनकी स्ट्रक्चर में इनको शॉर्ट एक्टिंग बना दिया, जल्दी असर करने वाली बना दिया, या लंबा असर करने वाली बना दिया। जब शॉर्ट करने वाली बनाई, शॉर्ट असर वाली बनाई, तो वो कहलाएगी लिस्प्रो, और जो लंबा अरसा 24 घंटे काम करने वाली है उसको हम ग्लार्जीन कहते हैं। अच्छा, अब आपने बात की कि एनपीएच और ग्लार्जीन का आप डिफरेंस बात करना चाह रहे थे। जो हम हिमोलिन एन या ये दूधिया इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं या 70-30 हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी 70% इंसुलिन दूधिया वाली है, एनपीएच ही है। इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। ठीक है। क्या ड्रॉबैक है कि आपने रात को से 20 यूनिट्स लगा लिए हैं, 20 यूनिट्स रेगुलर के लगा लिए, 20 यूनिट दूधिया के लगा लिए। पर्पज़ ये है कि फास्टिंग शुगर नाश्ते से पहले वाली दूधिया कवर करेगी और जो रात का खाना है वो रेगुलर इंसुलिन या सादा इंसुलिन कवर करेगी। सही। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एन इंसुलिन अपना असर 3 घंटे में शुरू करती है, 6 घंटे में उसका पीक आ जाता है। तो अब जब आप रात के 8 बजे लगाएंगे तो उसका पीक कितने बजे आएगा? रात के 2 बजे। तो रात के 2 बजे उसका पीक इंसुलिन का असर आ जाएगा, शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, तो उस वक्त इंसान सोया हुआ है। चांसेस हैं कि अगर शुगर लेवल जरा नीचे है, ठीक है, कंट्रोल्ड है, पेशेंट वेल कंट्रोल्ड है, तो उसके चांसेस ये भी हैं कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, तो लो शुगर अटैक हो जाए। सही। तो लो शुगर अटैक रात को खास तौर पे 2 और 3 बजे के दरमियान लो शुगर अटैक होना पेशेंट के लिए काफ़ी फिक्र का बायस बनता है और वो इंसुलिन से नतीजा तक भागता है। तो इस कमी को, इस मसले को हल करने के लिए एक इंसुलिन जिसको हम ग्लार्जीन कहते हैं, ठीक है, वो मार्केट में आई। और ये जो ग्लार्जीन है ये 24 आवर में एक दफ़ा लगानी पड़ती है और इसका असर ऐसे है कि ये शिद्दत दरमियान में नहीं इख्तियार करता, पीक नहीं होता। ये एक स्मूथ तरीके से 24 घंटे में बॉडी में थोड़ी थोड़ी इंसुलिन रिलीज करता रहता है। सडनली तेज रिलीज नहीं होती वहाँ से इंसुलिन। अच्छा, मतलब ये तो फिर बड़ा अच्छा है। उससे फिर ये रात के 2 बजे जो लो शुगर वाला रिस्क है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है।
वैसे ये बड़ा अच्छा है कि इसमें आपको बस दिन में एक ही दफा इंसुलिन लगानी होती है और वो पूरा दिन आपका जो है वो कवर हो जाता है। और ये जो ग्लार्जिन इंसुलिन है इसका बेस्ट इस्तेमाल उनको मरीज कर सकते हैं जो गोलियों के साथ अपनी शुगर लेवल मैनेज कर रहे हैं, उनके दिन के शुगर लेवल ठीक हैं, मकसद खाने के 2 घंटे बाद अगर वो चेक करते हैं तो वो लेवल ठीक होते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम नाश्ते से पहले वाली शुगर है। जिन लोगों की नाश्ते से पहले शुगर ज़्यादा होती है वो ग्लार्जिन या लेंटस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ऑब्वियसली, और उसके साथ अपनी नाश्ते से पहले वाली शुगर को बेहतर मैनेज कर सकते हैं रात के 2 बजे लो शुगर किए बगैर। सही, ये बड़ा अच्छा उसमें और है। इसको हमारा ये इसका हुस्न ये भी है कि आप इसको गोलियों के साथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मरीज पहले दवाइयाँ खा रहे हैं उसी के ऊपर ऐड ऑन में ये ऐड कर देते हैं। अच्छा, कि अक्सर जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनको जब हम इंसुलिन शिफ्ट करना होता है तो हम पहले ग्लार्जिन का सहारा लेते हैं, उससे उनकी फास्टिंग लेवल बेहतर होनी शुरू हो जाती है, प्रीज बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, नतीजतन ओवरऑल 24 आवर का कंट्रोल बेटर हो जाता है। और एक इंजेक्शन पर डे है तो इसलिए ये आसानी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो फिर काफी महंगी नहीं होगी इंसुलिन? या हाँ जी, ये जो कन्वेंशनल हम दूधिया इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं इसके मुकाबले में ये महंगी 50% इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। 50%? ये तो काफी महंगी है। हाँ, पेन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आसानी भी है कि अच्छा एक ही दफा लगानी पड़ती है और फिर रात को चांसेस भी कम है कि आपको हाइपो होगा। और ये सेहत के लिए जो है वो आपको पता है कॉस्ट या कोई चीज़ें मानी नहीं रखती, क्योंकि एक पेशेंट तो ये सोच लेता है कि मैंने अपना इलाज अच्छे तरीके से करना है और वो वॉक करना शुरू कर सकता है, वो एक चपाती और दाल खा सकता है और अपनी विजिट्स बचा सकता है डॉक्टरों वाली, और उससे वो इंसुलिन खरीद सकता है। अगर वो शुगर कंट्रोल रखता है तो उसके जो इमरजेंसी विजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। आपको पता है कि एक पेशेंट जो कि शुगर 400 करके इमरजेंसी में जाता है तो एवरेजली वहाँ से वो एक इंसुलिन के खर्चे से ज़्यादा खर्चा करके वहाँ से बाहर आता है। ये तो है, तो इससे और वो हैज़ल अलहदा होती है, सारी फैमिली उसको साथ जाती है, पूरी रात इमरजेंसी में गुजरती है। तो ये जो बार बार इमरजेंसी में जाने वाले लोग हैं 400 शुगर के साथ, अगर ये अपनी ब्लड शुगर को वेल में नहीं करें तो अपने पैसे बचा सकते हैं कई और तरीकों से। वो जो उनके इमरजेंसी के अखराजात हैं वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो जो उनके बार बार जीपी के पास विजिट्स होते हैं वहाँ के जो पैसे बच जाने हैं वो इंसुलिन यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सादा ग़िज़ा खाओ, इस पे कोई खर्चा नहीं आता, एक चपाती और दाल पे कोई खर्चा नहीं आता, शुगर लेवल इससे इतना नहीं बढ़ता। और अगर आप साइकिल चलाते हैं, वर्जिश करते हैं और शुगर लेवल को बैलेंस रखते हैं, इस पर कोई ख़ास खर्चा नहीं है। तो यहाँ से जहाँ से बचतें करनी होती हैं हमें वहाँ से बचतें करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी आपने बात की कि हम इस तरह से जो है अपने आप को अगर किसी तकलीफ में डालने से जो है वो बेहतर है कि हम जो है वो इसका इस्तेमाल शुरू करें, एग्जैक्टली हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। किसी दिन हम आपसे जो है वो वॉक के ऊपर भी हम जो है वो शो करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स जो कि सवाल पूछते हैं कि हमें कितनी देर की जो है वो वॉक करनी चाहिए और कितने घंटे दिन में करनी चाहिए और क्या हम कौन सी वॉक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम किसी हफ्ते में जो है वो हम इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो अभी जो है वो चचा मियाँ जो है वो आ रहे हैं स्टूडियो में, बल्कि ये अभी पहुंच ही गए हैं। बल्कि मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। उनको ढूंढ के इंसुलिन लगानी है। कैमरा ऑन है? क्या हो गया चचा मियाँ? नाज़रीन, चचा मियाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। छोटों को बहुत बहुत प्यार और बड़ों को खलूस बरा आदाब। डॉक्टर साहब, आज मैं जब आ रहा था तो सुबह के टाइम बारिश हो गई, मौसम बड़ा प्यारा हो गया, इसीलिए अभी तक आप अपने अशकाना। हाँ, मैं बस उस सुबह से ना उस मौसम में मैं खोया हुआ था। अच्छा, अभी भी तो खोए हुए हैं ना? अभी भी, हाँ अभी भी खोया हुआ था, मुझे पता नहीं था कि शोर है। सही। अच्छा। अचानक मैं इधर चला आया तो बस जब मैं होश में आया तो आप दोनों को सामने देखा
देखा है और कैमरा देखा है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो आ रहा था ना, तो मैंने ये महसूस किया मैं बहुत खूबसूरत हूँ, दुनिया का खूबसूरत आदमी। इसमें कोई शक था आपको? पहले मुझे थोड़ा था, लेकिन आज मुझे पता लग गया। अच्छा। पता नहीं लोग क्यों मुझे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे, कोई इधर से देख रहा था, कोई उधर से देख रहा था। तो मैंने कहा वाह भाई, ये तो ज़ाहिर है मेरी कोई पर्सनैलिटी है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ। फिर मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई इधर आओ, मैं खूबसूरत और स्मार्ट हूँ ना? वो पता नहीं हंसता हुआ चला गया। बहन उसे समझ नहीं आई और चले छोड़े। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं मोटा ना हूँ। इंसुलिन तो मैं ले रहा हूँ आपके मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक लगा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोटापा ना आए मुझ पे। तो ये मैंने आपसे सवाल करना था, जो ये इंसुलिन लगवाते हैं तो क्या वो मोटे भी हो जाते हैं, उन्हें मोटापा आ जाता है? ये एक कॉमन किस्म का जो हम मिथ कह सकते हैं, गलतफहमी कह सकते हैं, मफरूज़ा कह सकते हैं कि इंसुलिन मोटापे का बायस बनती है। कुछ हद तक ये बात टाइप 1 में तो सही है कि अगर टाइप 1 बच्चे अपना वेट लूज़ कर रहे थे और उनकी बॉडी में जहाँ पे वो 40 kg का बच्चा है वो 30 kg पे आ गया है, तो जब आप इंसुलिन लगाएंगे तो बॉडी की बिल्डअप दोबारा बॉडी में शुरू हो जाएगी। वो 30 kg से 40 kg पे पेशेंट वापस आ जाएगा। सही। तो आप उसको हेल्दी उसको कह सकते हैं, दोबारा वो हेल्दी हो गया। लेकिन एक है कि भाई टाइप 2 डायबिटिक्स है, उन्होंने इंसुलिन लगाई है और वो आगे वेट गेन करना शुरू हो गए। ये वो मरीज़ हैं एक्चुअली जो बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ नहीं ला रहे थे पहले। अगर वो पहले ला रहे होते तो शायद इंसुलिन की ज़रूरत भी महसूस ना होती। अगर आप अपने खाने में ज़रा हाथ हौला रखें, तो दाल का दामन ना छोड़ें और ऐसा ना कॉन्सेप्ट बनाएं। मैंने बहुत सारे मरीजों से सुना है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इंसुलिन लगा रहा हूँ और फिर सब कुछ ना खा लूँ। फलाना मेरा चचा, फलाना मेरा रिश्तेदार इंसुलिन लगाता है लेकिन साथ खाता भी तो सब कुछ है। ऐसा ही सुना होगा आपने भी। इंसुलिन लगाने का मतलब है कि आप जो मर्जी खाएं पिएं और इंसुलिन भी बढ़ाते जाएं। तो कई सारे मरीज ये भी कह रहे हैं कि 2-4 यूनिट बढ़ा लिए, उधर से बदपरहेजी भी कर ली। अगर आप अपने इंसुलिन की यूनिट्स को बदपरहेजी की वजह से ना बढ़ाएं तो वेट गेन होने का चांस काफ़ी हद तक कम होता है। और अगर आप अपनी वॉक को ना छोड़ें, 30 मिनट वॉक आप डेली करें, आप अपना वो जो डाइट का पैटर्न है उसको तब्दील ना करें, तो कोई वजह नहीं कि वेट गेन हो इंसुलिन के बावजूद। क्योंकि इंसुलिन आपने फिजियोलॉजिकल ज़रूरत के तहत ली है, जो आपकी ज़रूरत थी उसके मुताबिक इंसुलिन लगाई। लेकिन अगर आप वॉक भी छोड़ दें, कहें जी बीवी अपनी से लड़ रहे हो कि नहीं अब मैंने क्यों परहेज करनी है, मैं तो इंसुलिन लगा रहा हूँ, उधर से इंसुलिन की यूनिट्स बढ़ाते जाएं, उधर से अपने खाने बढ़ाते जाएं और हर वो महफिल जहाँ पे मीठा हो वहाँ पे आप पहुँचे हो और उसके ऊपर अपना राइट समझें, तो फिर आपकी इंसुलिन भी बढ़ेगी, आपका वेट भी बढ़ेगा और शुगर लेवल भी शायद इतनी कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसकी नॉर्मल डोजिंग में उसको फिजियोलॉजिकल डोजेज में यूज़ करें और उसके साथ अपना इतदाल का दामन ना छोड़े तो वेट नहीं बढ़ेगा। सही जी। नाज़रीन, जो हमने पिछले हफ्ते आपसे एक सवाल पूछा था जिसका हम चाह रहे थे कि आप कमेंट्स में हमें जवाब भी दें, तो उसमें सवाल ये था कि क्या इंसुलिन किसी में मोटापा पैदा कर सकती है या नहीं पैदा करती। तो उसका जवाब डॉक्टर साहब ने आज दिया, जो कि चचा मियाँ ने सवाल पूछा। चचा मियाँ, आप एक और बात भी मुझसे स्टूडियो में आने से पहले कर रहे थे, वो अगर आप डॉक्टर साहब से करें। हाँ, याद आया जी इसी तरह वो डॉक्टर साहब मैं ना मीठा छोड़ नहीं सकता, लेकिन आपके कहने के मुताबिक बहुत परहेज कर रहा हूँ। मिठाई की दुकान से मुंह छुपा के, बल्कि ऐसे ना टोपी सामने रख के यूँ गुजर जाता हूँ, जेब पे हाथ रख देता हूँ। तो फिर ये है कि मैं शहद जो है, खालिस शहद, वो कभी कभी बड़ी अच्छी फैक्ट्री का हालत शहद जो होता है ना, वो कभी कभी खाता हूँ जब मुझे दाव लग जाए, मौका मिल जाए। तो क्या शहद खाने से भी शुगर हो जाती है, क्या बताएंगे? शहद के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम जो मुसलमान लोग हैं, हम अंदर से फिर इन
चीज़ों को इस्लाम में भी ले जाते हैं कि अच्छा शहद चूँकि हर चीज़ का इलाज है तो इसलिए इसको लेना चाहिए। शहद ज़रूर इलाज है डायबिटीज़ में भी, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो इलाज लेना होता है उसके लिए आपको डॉक्टर बताता है कि ये अगर प्रॉब्लम हो तो इलाज लेना है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। जैसे आपको अगर जोड़ों में दर्द हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो एक डोज लिख के देगा कि इतनी मेडिसिन आपने खानी है और इतने दिन खानी है, ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो इसी तरह डायबिटीज़ के अंदर भी जो शहद का इस्तेमाल है, अगर शहद को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल किया जाए तो डॉक्टर बताएगा कि इसकी कितनी डोज लेनी है और कब लेनी है। जी बिल्कुल। यहाँ तक आप मेरे से मुत्तफिक है? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जी। अच्छा, लेकिन ये तो इसका मतलब है डायबिटीज़ के अंदर अगर आप लो शुगर अटैक का शिकार हो, हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो, जिस वक्त आप तकरीबन बेहोश होने वाले हो जाए शुगर लेवल लो होने से, उस वक्त ज़बान के नीचे शहद रखने से और एक चम्मच शहद जो है लेने से आपका शुगर लेवल वापस आ जाएगा। तो अब आप अगर देखें तो वो जो बात कही गई है कि शहद हर मर्ज का इलाज है, वो पूरी होगी ना बात? फिर बिल्कुल ठीक है। अब डोज किसने बताई? डॉक्टर ने। कब लेनी है? डॉक्टर ने बता दिया कि जब आपकी शुगर लो हो रही हो तो उस वक्त आप शहद लें, उससे आपका शुगर लेवल बरकरार हो जाएगा और इतनी देर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर आपको इंजेक्शन लगाए जा सकते होंगे। वरना आप जो बेहोशी की हालत में हो तो उस वक्त अगर आपको कुछ वैसे ग्लूकोज घोल के या कोई चीनी घोल के घर वाले पिला रहे हैं पानी में, तो वो उससे फिर ये चांस होता है कि वो लंग्स में चला जाए, पानी रेशा चले जाए, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस वक्त शहद ज़ुबान के नीचे रखा जा सकता है। एक तो ये बात हो गई कि शहद का इस्तेमाल अगर एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल ये है कि डायबिटीज़ के अंदर जब हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो, लो शुगर अटैक हो रहा हो, तो शहद उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है। और ये अब बात है कि शहद वैसे लेने से फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, वेट को क्या होता है? शहद के अंदर 67 कैलोरीज होती हैं और इसकी कंपोजिशन में अगर आप जाएँ तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। हाँ, ये फैट फ्री होता है, लेकिन ये ओवरऑल वेट गेन में हेल्प करता है, वज़न भी बढ़ा देता है ज़बरदस्त। और अल्टीमेटली ये जो इसके अंदर एक और साल्ट फ्रुक्टोज होता है वो उसका भी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं होता, उसके नुकसानात ही होते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि जब भी शहद खाया जाए तो डॉक्टर साहब के मशवरे एडवाइस के मुताबिक लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वाले चीनी छोड़ के फिर शहद का इस्तेमाल धड़ाधड़ शुरू कर दें। ठीक ठीक। ऐसा तो होता तो फिर हर बंदा अपना बदपरी शुरू कर लेता है इसके साथ। बिल्कुल ठीक। ये कौन? ये कहाँ से? जी जी। क्या बात है, बड़ा जोश आया, आपको हाइपो ना हो जाए। हाइपो? ये हाइपो तो बड़ी अच्छी चीज, मैं यानी कि पहलवान हो जाऊंगा, मैं ताकतवर हो जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब हाइपो बड़ी अच्छी चीज होती है ना, बंदा आदमी में ताकत आ जाती है और बहुत सबको जो सामने आ जाए उसे गिरा सकता है। अच्छा मियां, हाइपो जो है वो ऐसी अच्छी चीज नहीं है। हाइपो के अंदर इंसान जो है वो एक तरह से अगले जहान से होके फिर वापस आता दुनिया में। तो आप समझें कि हमारी जो चची है वो थोड़ी देर के लिए, मेरा मतलब है कि अकेली हो जाएगी, फिर आप जब तक वापस आएंगे तो आप अपनी खुशी को संभालें। वो तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो खुश हो जाएगी क्योंकि समझेगी कि अब बस काम खत्म हो गया। बस वही है। तो हाइपो जो है, हाइपो की इकसाम है। एक तो ये हो सकता है कि शुरू में आपको लो शुगर अटैक को हम हाइपो कहते हैं, जिसका मतलब है शुगर लो हो गई। ये एक मिसमैनेजमेंट है आपके खाने में और आपकी इंसुलिन और गोलियों की डोज में। या आपने खाना लेट कर दी है तो आपकी शुगर लो हो गई है, या आपकी डोज ज़्यादा थी तो आपकी शुगर लो हो गई है। शुगर को क्राइम की तरह कंट्रोल नहीं करते, क्राइम को कंट्रोल करते हैं, जीरो पे ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। शहर में अगर क्राइम हो रहा है, डॉक्टर एजाज कुरैशी को मोबाइल छीन रहा है, तो उसको हमें क्राइम कंट्रोल करना है, उसको जीरो पे ले जाना है। लेकिन जो शुगर लेवल है उसको हमने बैलेंस पे लेके आना है, उसको कोई एक ख़ास लेवल्स के अंदर से 90 से लेके 120 140 तक रखना है। ऐसा नहीं है कि उसको कंट्रोल करके 40 से नीचे ले जाना है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल डेफिनेशन वाइज 60 से कम हो तो इसको हम शुगर लो कहते हैं। इसकी इलामात में इलामात को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं,
आपको दिन में तारे नज़र आ सकते हैं, आप इरिटेबल हो सकते हैं। कई लोग इस किस्म की कंडीशन में लोगों को बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं और उससे अच्छी खासी घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए हाइपो जो है ये इस किस्म की कैफियत हाइपो में हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन जो है एक्चुअली मरीज को भी पता होनी चाहिए और उसके साथ रहने वालों को भी पता होना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन हो तो उसके संग मरीज को उस वक्त शहद या कोई चीनी के 2 चम्मच या ग्लूकोज ये उसी वक्त पिला दिया जाए। तो डॉक्टर साहब अभी मुझे हुई तो नहीं है कि हो गई है? नहीं, अभी तो आपको नहीं हुई। अच्छा। लेकिन अगर आप कभी ऐसा करेंगे कि सुबह इंसुलिन लगा ली और फिर अपने काम पे चले गए और दोपहर का खाना लेट कर दिया, दरमियान में कुछ नहीं खाया पिया और फिर अगर रात 10 बजे का प्लान किया खाने पीने का, तो फिर ऐसा हो सकता है। तो ये असल में एक मिसमैचिंग है खाने और इंसुलिन या टैबलेट्स के दरमियान। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए। तो मिस इकरा अभी है टाइम के प्रोग्राम का के बस 5 मिनट रह गए हमारे पास। अच्छा। तो जो है अभी कोई और सवाल जो आप पूछना चाहें डॉक्टर साहब से? बल्कि आप अभी शहद का जिक्र कर रहे थे चचा मियां, वैसे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि आप शहद कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते थे? शहद जो मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही जी वो कुदरती कंपनी। कुदरती कंपनी वो कौन सी? अब आप ना ही पूछें तो अच्छा है, बाकी बहुत अच्छा शहद है, खाली शहद है, चुप कर जाए प्लीज। नहीं बताए ना चचा मियां, वरना तो इतना महंगा बाजार से मिलता है तो फिर मैं भी इसी तरीके से ही ले लूं। आपको तरीका अपना लेंगे? बिल्कुल, आप बताएंगे तो। मैं तो मुफ्त खाता हूँ शहद। कैसे? पता है कैसे? मेरे घर के सामने एक दरख्त है। अच्छा। और फिर उस दरख्त पे एक शहद की मक्खियों का छत्ता है। अच्छा। उस दरख्त के सामने एक दरिया है। और जब मैं शहद पता कैसे हासिल करता हूँ, एक बट्टा उठाया और मारा दरख्त के ऊपर। अच्छा। और मक्खियाँ जो है वो भागती हैं इधर उधर और मैं घुस जाता हूँ पानी में। अच्छा। फिर वो जब मक्खियाँ इधर उधर चली जाती हैं, फिर शहद से दरख्त पे चढ़ के शहद उतारा और अपनी मर्जी से खा लिया। लेकिन उसमें तो बड़ा नुकसान भी है ना जानी, अगर हम उसमें देखें कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर शहद की मक्खियाँ आपको काट दी तो। फिर 3 खतरात हैं इसमें। एक जो आप ये मक्खियों के साथ अपनी जंग शुरू करते हैं, इसमें चांस है कि आपको कोई मक्खी काट जाए और फिर उसके जो टीके लगेंगे उनसे शुगर लेवल बढ़ेंगे, क्योंकि उसके इलाज में हाइड्रोकार्टिसोन वगैरह का इस्तेमाल होता है जो कि स्टीरॉयड्स है। तो स्टीरॉयड्स के इस्तेमाल से आपको पता ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये हड्डियों की कमज़ोरी होती है। अच्छा। तो चाचा मियाँ तो हर वक्त वैसे ही कमज़ोरी के इलाज करवाते फिरते हैं। वो तो अब दूसरी तरफ आप बात करें शुगर लेवल की, तो ये शहद जितना इस्तेमाल करते हैं उससे इनकी कैलोरीज टोटल बढ़ रही हैं और अल्टीमेटली इनका ब्लड शुगर कंट्रोल डिस्टर्ब होता है। तो इसका मतलब ये फ्री का शहद। तीसरा नुकसान ये हो सकता है कि आप किसी दरख्त से गिर पड़े तो फिर खतरे ज़्यादा हो जाएंगे। मैं तो समझता था शायद आप भी मेरी हेल्प करेंगे इस शहद खाने में। नहीं चाचा मियां, मैं ऐसे तरीके नहीं अपनाती, नहीं हम नाजरीन को जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जानी खतरा है और नुकसान है। तो हम ये नहीं, हम इससे अच्छा कि बाजार से ही खरीद लें अगर हमें डायबिटीज है तो। ये ठीक है। वैसे एक दफ़ा तो डॉक्टर साहब मैं भी बस बेहोश होते होते बचा था। आप बाजार से जरूर शहद खरीद के रखें, जब आपको शुगर लेवल लो हो रहा हो तो उस वक्त इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। वो भी कभी कभी इमरजेंसी में, और लो होना भी अच्छी बात नहीं है। लो बार बार नहीं होने चाहिए, लो से बचना चाहिए। लो से बचने के तरीके आने चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक। सही। अच्छा, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जो है वो वक्त खत्म हुआ चला जाता है। तो ये स्टूडियो का दरवाजा तो बंद हो गया है, तो मैं कैसे जाऊंगा बाहर? वो जैसे प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर आप हमारे साथ ही जाएंगे। अब आपको तो यहाँ 2 घंटे लग जाएंगे। नहीं, बस अभी खत्म होने लगा प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम खत्म होने लगा लेकिन अभी दरवाजा बंद है ना, वो कैसे मैं वो जब प्रोग्राम खत्म होगा तो वो खोल देंगे दरवाजे। अच्छा, नहीं अभी मेरा इतनी जल्दी नहीं खोलेंगे, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप पहले जाना चाहते तो आप पहले चले जाएं। मुझे पता है कि दरवाजा वो जो है ना गनमैन, वो चला गया वो चाबियां लेके। अच्छा। तो ऐसा है कि मैं चलिए फिर आप देख लें अगर आप जा सकते हैं तो। मैं यहाँ इस सामने वाली खिड़की से पैराशूट के जरिए जाऊंगा।
जाऊंगा। है आपके पास पैराशूट? हाँ। कहाँ है? देखिए मैं लेके हूँ। ये पैराशूट तो और माइक उतार देना। अच्छा नहीं, माइक के साथ कैसे जंप लगाऊंगा, कैमरा भी चला जाएगा। तो ये क्या आपने घर लेके जाना है माइक? माइक जा सकता है? नहीं, हम नहीं लेकर जाने देंगे। लड़ाइयों की आवाजें फिर और यहाँ इधर आ जाएंगी। तो अब ये जो है ना, मैंने ये तरीका सोचा कि मैं खिड़की से जंप लगाऊंगा तो सीधा नीचे सड़क पे बड़े आराम से उतर जाऊं। ओए छतरी को छाता बता समझ रहे हो? ओए टांगे टूट जाएंगी। पर डॉक्टर जावेद इकबाल के पास जाओ, शुगर के आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और नहीं जनाब नहीं, आप देखो तो सही मैं कैसे उतरता हूँ। ठीक है, चलिए आप दिखाएं फिर जरा उतर के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिस इकरा आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपको खलूस बरा आदाब। लो जी चचा मियां डॉक्टर साहब, लगता है चचा मियां खिड़की से जो है वो छलांग मारने लगे। मुझे नीचे जाने दो, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। हाँ शाबाश, ए गया। मेरी टांगे। उमर साहब जरा जाकर देखिए चचा मियां को कि क्या हो गया। ये ना हो कि अगले शो में फिर आए ना हमारे, कहीं कोई तकलीफ ही ना हो जाए। 112 पे वो किस पे है, मुझे नंबर भूल गया, क्या है उस पे फोन करो प्लीज यार, मेहरबानी कर। जरा जाए देखें चचा मियां को। पकड़ ही नहीं रहा वो। जी जरा उमर और आमिर साहब आप जरा जाकर देखें चचा मियां को कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ है उन्हें। तो अगले प्रोग्राम में फिर नाज़रीन आपसे हम अभी इजाज़त लेंगे और अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना जो है हमें इंसुलिन के हवाले से जो है वो बताया। और नाज़रीन आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने सवालात ज़रूर पूछिए हमसे। और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।